हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट। ये है पार्ट 2। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल चॉइसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सजेस्टेड बाय पेकिंग ऑर्डर थ्योरी। आपको बताना है कि पेकिंग ऑर्डर थ्योरी के अंतर्गत जो फाइनेंशियल चॉइसेस है उसको किस ऑर्डर में लगाया गया है। ए है री इन्वेस्टमेंट ऑफ अर्निंग्स, बी है न्यू इशू ऑफ इक्विटी, सी है इशू ऑफ डेट्स। ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये ए बी सी होगा, क्या ये ए सी बी होगा, या फिर बी सी ए होगा, या फिर बी ए सी होगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। तो बेसिक से बताता हूँ मैं आपको। पेकिंग ऑर्डर थ्योरी को दो लोगों ने मिलकर दिया है, फर्स्ट है स्टीवर्ट और सेकंड है निकोलस। तो फर्स्ट है स्टीवर्ट और दूसरे हैं निकोलस। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। स्टीवर्ट का नाम है स्टीवर्ट मायर्स और निकोलस का है निकोलस मैजलूफ। इन दोनों ने 1984 में पेकिंग ऑर्डर थ्योरी दिया था। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ये बताता है कि एक मैनेजर को एक हायरार्की को फॉलो करना चाहिए व्हेन कंसीडरिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस। यानी जब उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है तो उन्हें एक सीक्वेंस या एक हायरार्की या एक ऑर्डर में ही पैसों का अरेंजमेंट करना चाहिए। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहता है कि अ कंपनी शुड प्रेफर टू फाइनेंस इटसेल्फ फर्स्ट इंटरनली थ्रू रिटेन्ड अर्निंग। यानी सबसे पहले उन्हें रिटेन्ड अर्निंग के थ्रू पैसे का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी उन्हें पैसे की ज़रूरत है तो सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करें। रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब होता है? जब एक कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है। या तो वो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दे एज अ डिविडेंड, वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या उसको रिटेन कर लें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब हम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रख लेते हैं तो उसे हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। तो पेकिंग ऑर्डर थ्योरी ये कहता है कि सबसे पहले एक कंपनी को रिटेन्ड अर्निंग का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दूसरा है डेट। अगर ये रिटेन्ड अर्निंग आपके पास सपोज कर लीजिए कि नहीं है तो उसे डेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और थर्ड और लास्ट में उसे न्यू इक्विटी इशू करना चाहिए। तो ये सीक्वेंस या ये हायरार्की बताया गया था पेकिंग ऑर्डर थ्योरी के अंतर्गत। तो रिटेन्ड अर्निंग का क्या मतलब है कि जो भी अर्निंग्स आपने किया है उसे आप री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में। तो पहला ये हो जाएगा। सेकेंड डेट का इस्तेमाल करना है। और लास्ट में हमें अगर इन दोनों के अलावा भी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो आप न्यू इक्विटी को इश्यू करोगे। तो ए सी बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। विच फॉर्मूला इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज का आपको फॉर्मूला पूछ लिया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ईबीआईटी अपॉन सेल्स, बी है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, सी है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी और डी है ईबीआईटी अपॉन सी। तो देखिए लीवरेज पे आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है और फ्यूचर में भी पूछा जाएगा। तो तीन तरीके के लीवरेज हैं। फर्स्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं करना चाहता इसलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट है ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकेंड होता है फाइनेंशियल लीवरेज और थर्ड होता है कॉम्पोजिट लीवरेज या जिसको हम कंबाइंड लीवरेज भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और कंपोजिट या कंबाइंड लीवरेज का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। यानी ऑपरेटिंग लीवरेज को हम फाइनेंशियल लीवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके वैल्यू से, तो हमें कंपोजिट
लेवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपसे ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला पूछ लिया गया है, तो बाकी भी आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि लेवरेजेस में चाहे वो ऑपरेटिंग लेवरेज हो, फाइनेंशियल लेवरेज हो या फिर कॉम्पोजिट लेवरेज हो, इनके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो आप सारे फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी जो है वो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग द टाइम इट टेक्स टू डबल द सम ऑफ ग्रॉसली फॉलो रूल ऑफ 69। अब देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, तो ज़्यादा फोकस आप करिए क्वेश्चन समझने में, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ लिए तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सपोज कर लो कि कोई अमाउंट है, सपोज कर लेते हैं कि अमाउंट 1 लाख है, ठीक है। अगर इस अमाउंट को आपको डबल करना है यानी 2 लाख, ठीक है, तो कितना टाइम आपको लगेगा, ये बताता है रूल ऑफ 69। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि रूल ऑफ 69 आपको ये बताता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट को डबल करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताता है। लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के रेट के हिसाब से होगा। आप सभी को कंपाउंडिंग पता ही होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें जो भी इनिशियल आपको इंटरेस्ट प्राप्त होता है नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट में ऐड होके उस पर आपको नेक्स्ट इंटरेस्ट मिलता है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है और किसी इन्वेस्टमेंट को डबल करना है, तो ये पता करने के लिए हम रूल ऑफ 69 का इस्तेमाल करते हैं। मैं फॉर्मूला भी आपको बता दे रहा हूँ। फॉर्मूला है 69 अपॉन आर। आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। सपोज कर लेते हैं कि यही इसी 1 लाख को हमें डबल करना है, तो हमें कंपाउंडिंग के हिसाब से अगर डबल करना है तो हमें कितना समय लगेगा। तो 69 अपॉन मान लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है, तो डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 एकम 4, फिर 2 आएगा, फिर 7 चौक 28, फिर 7 दूना 10 से 5, करीब करीब 17.5 आ रहा है। और यहाँ पे प्लस 0.35 भी ऐड किया जाता है, यानी फॉर्मूला क्या है, प्लस 3.5, ठीक है। 69 अपॉन आर प्लस 0.35, तो टोटल जो आएगा वो आएगा करीब 17.6 ईयर्स, यानी करीब 17.5 साल में ये जो 1 लाख है वो 2 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है इफ इट इज चेंज्ड, अगर ये चीज बदल दिए जाए टू डिस्क्रीट कंपाउंडिंग द रेलेवेंट रूल ऑफ थंब इज। आपको बताना है कि अगर ये कंपाउंडिंग का जो सिस्टम है वो चेंज होके एसआई हो जाए, यानी सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू अगर आपको ये पैसा मिले, तो कौन सा रूल ये कहता है कि हम इस अमाउंट को यानी 1 लाख को दुगना कर सकते हैं। क्या ये रूल ऑफ 69.3 है, क्या इसे हम रूल ऑफ 72 कहेंगे, या फिर इसे हम रूल ऑफ 84 कहेंगे, या फिर इसे हम रूल ऑफ 64 कहेंगे। देखिए इसे कहेंगे हम रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट अगर आप रिसीव कर रहे हो तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो रूल ऑफ 72 के थ्रू। यानी रूल ऑफ 72 हमें ये बताता है कि कितने टाइम में आप सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त करते हुए अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हो। तो फॉर्मूला हो जाएगा 72 अपॉन आर। आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4% माना है, तो 72 अपॉन 4 हो जाएगा, तो 18 चौक 72, ठीक है, कट करेंगे तो आएगा 18 ईयर्स। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है तो 1 लाख को 2 लाख में कन्वर्ट करने में 18 साल लग जाएगा। देखिए ये जो रूल ऑफ 72 है वो आपको रियल लाइफ में भी यूज़ हो सकता है, तो आप इसे रियल लाइफ में भी यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको रूल ऑफ 69 बताया, रूल ऑफ 72 बताया। एक और रूल है रूल ऑफ 114, जो ये बताता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप कितने टाइम में 3 गुना कर सकते हैं। तो फिनेंस में 3 रूल इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ 69, रूल ऑफ 72 और रूल ऑफ 114। रूल ऑफ 69 ये कहता है कि आपके इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम में आप दुगना कर सकते हो
कंसीडरिंग कंपाउंडिंग। रूल ऑफ 72 आपको ये बताता है कि कितने टाइम में आप अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हो कंसीडरिंग सिंपल इंटरेस्ट। और रूल ऑफ 114 ये बताता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम में 3 गुना कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रूल ऑफ 72। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है स्पेसिफिक कॉस्ट, कंपोजिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट या सिंपल एवरेज कॉस्ट। एक एक करके सारे टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है स्पेसिफिक कॉस्ट। तो स्पेसिफिक कॉस्ट जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक स्पेसिफिक सोर्सेस ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हम के की बात करें यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, यानी ये एसोसिएटेड होता है विद स्पेसिफिक सोर्स ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। नेक्स्ट है कंपोजिट कॉस्ट। जब हम सारे सोर्सेस ऑफ फंड्स को कंबाइंड कर देते हैं तो उसे हम कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं। इसे हम WACC से भी डिनोट करते हैं यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो ऑप्शन है ए और बी। आपने ए को सेलेक्ट कर लिया, तो अगर आपने बी को सेलेक्ट नहीं किया तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। सिंपल एवरेज कॉस्ट आप जानते ही हैं कि जब हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम सिंपल एवरेज कॉस्ट कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड, सभी सोर्सेज ऑफ फंड्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम कंपोजिट कॉस्ट कहते हैं। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिग्री ऑफ सुपर लीवरेज वुड बी कैलकुलेटेड बाय। आपको सुपर लीवरेज का फॉर्मूला बताना है। फर्स्ट है एडिंग डिग्री ऑफ लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सेकंड है डिवाइडिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। सी है मल्टीप्लाइंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। या फिर सब्ट्रैक्टिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। देखिए डिग्री ऑफ सुपर लीवरेज को हम कंपोजिट लीवरेज भी कहते हैं या फिर इसे हम कंबाइंड लीवरेज भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट लीवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सुपर लीवरेज या कंपोजिट या कंबाइंड लीवरेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बताना है कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके ऑप्शन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सोशल बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो प्राइमरी या रियल ऑब्जेक्टिव है ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने दो लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर प्रीपोजिशन दे रखा है और लिस्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। लिस्ट 1 में आपको टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, प्रोपोजिशन सेकंड दे रखा है और ठीक सामने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको करेक्टली मैच कराना है। तो सबसे पहले इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए आप सबसे इजी से स्टार्ट करो। जैसे यहाँ पे मुझे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, तो जब मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको 4 थ्योरीज पढ़ाया था। आपको याद होगा, फर्स्ट मैंने आपको बताया था एनआई अप्रोच, सेकंड मैंने बताया था आपको एनओआई अप्रोच, थर्ड मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल अप्रोच, फोर्थ मैंने आपको बताया था एमएम अप्रोच या एमएम मॉडल। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिशनल अप्रोच में मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि यहाँ पे हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक ऐसा राइट कॉम्बिनेशन होगा डेट और इक्विटी का जहाँ पे आपका केओ जो है वो मिनिमम होगा, यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो मिनिमम होगा और वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, यानी वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो मैक्सिमम होगा।
तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है कि डेट और इक्विटी का ऐसा रेशियो जो फर्म के वैल्यू को मैक्सिमाइज करता हो, यही है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, तो बी को आप फोर्थ से मैच करा लेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी बी का फोर्थ आपको देखना है। तो देखिए फर्स्ट में बी का फोर्थ नहीं है, सी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन से आपने करेक्ट आंसर ढूंढ लिया। लेकिन आपको बाकी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर ये बताता है कि एक फर्म कितना डेट और कितना इक्विटी यूज करना चाहती है, यानी कि ये डेट और इक्विटी का रेशियो है जो फर्म अचीव करना चाहती है, यानी उसका ये टारगेट होता है। यानी ए का हम मैच करा सकते हैं थर्ड से। सेकंड बात करते हैं कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस क्या होता है? ये एक तरीके का सिचुएशन होता है जब कंपनी एनफ प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती और उसके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं उनको वो मीट नहीं कर पाती, यानी डेट बढ़ते जा रहे हैं, जो डेट है वो इंक्रीज करते जा रहे हैं और वो अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको वो पूरा नहीं कर पाता, इसे हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कहते हैं। तो सी का आप सेकंड से मैच करा सकते हो। आखिरी टर्म है एमएम प्रोपोजिशन सेकंड। तो जब मैं आपको थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एक इररेलेवेंट थ्योरी है, ये एक इररेलेवेंट थ्योरी है, यानी एमएम अप्रोच जो है वो इररेलेवेंट थ्योरी है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एमएम थ्योरी है वो एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन बताता है कि वो इररेलेवेंट क्यों है, जिसमें मैंने आपको आर्बिट्रेज मैकेनिज्म के बारे में बताया था। तो वहाँ पे दो स्टेटमेंट्स बताए गए थे, यानी दो प्रोपोजिशन बताए गए थे। तो उसी में से सेकेंड प्रोपोजिशन से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो सेकेंड प्रोपोजिशन ऑफ एमएम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर सेज दैट एज वी इंक्रीज द लीवरेज, यानी कि जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते रहते हो वैसे वैसे आपका जो केई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, वो भी इंक्रीज करता रहता है। और जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते रहते हो वैसे वैसे फर्म की जो फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क जो होता है वो भी बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता रहता है वैसे वैसे इक्विटी शेयर की जो एक्सपेक्टेशन होती हैं वो भी बढ़ने लगती हैं। तो ये बताया था एमएम प्रोपोजिशन सेकंड ने, यानी फोर्थ को आप फर्स्ट से मैच कर सकते हो। तो सेवेंथ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज रिफ्लेक्ट्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल लीवरेज से फॉर्मूला आपसे एक बार फिर पूछ लिया गया है। आपके ऑप्शन है ऑपरेटिंग इनकम टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू, अर्निंग पर शेयर टू चेंजेस इन ईबीआईटी, ईपीएस टू चेंजेस इन टोटल रेवेन्यू, या नन ऑफ द अबव। तो फाइनेंशियल लीवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। देखिए मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज हो चाहे फाइनेंशियल लीवरेज हो चाहे कंपोजिट लीवरेजिंग, उनके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आप सारे फॉर्मूलाज को नहीं पढ़ोगे तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन ईपीएस। तो ईपीएस टू चेंजेस इन ईबीआईटी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एट्थ का सेकेंड आंसर करेक्ट होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम शॉर्ट में टीवीएम भी कहते हैं। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। आपके ऑप्शन है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम शॉर्ट में एनपीवी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम आईआरआर कहते हैं। नेक्स्ट है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसे हम एआरआर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो चाहे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हो, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में पीआई कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता है। तो अगर आपने टेक्निक पढ़ा हो ऑफ कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग का अगर आपने टेक्निक पढ़ा हो तो उसमें दो टेक्निक है। फर्स्ट है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रेडिशनल टेक्निक, और सेकंड है मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करता, और मॉडर्न जो टेक्निक है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर
करता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब होता है। तो ट्रेडिशनल में दो थ्योरी हैं। फर्स्ट है ARR यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, या इसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। नेक्स्ट है PB यानी पे बैक पीरियड। मॉडर्न थ्योरी में फर्स्ट है NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड है IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और थर्ड है PI यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो ये तीनों जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। और ARR और PB यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या पे बैक पीरियड जो है मेथड, वो ट्रेडिशनल मेथड है, और यही दोनों मेथड जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते हैं। तो सिंपल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते। अगर आप मेरी टेक्निक ऑफ कैपिटल बजटिंग की वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये टेक्निक्स क्लियर हो जाएगी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसका मतलब क्या होता है। सपोज कर लीजिए कि अगर मैं आपको अभी 100 रुपये दूँ और आपसे बोलूँ कि या तो आप ये 100 रुपये अभी रख लो, या यही 100 रुपये आप 1 साल बाद लो, तो आप क्या करोगे? क्या ये 100 रुपये अभी लोगे, या यही 100 रुपये आप 1 साल बाद लोगे? जाहिर सी बात है, आप ये 100 रुपये आज लेना चाहोगे क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए। अगर ये 100 रुपया आज आप रखते हो तो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10% के रेट से इन्वेस्ट करते हो तो फ्यूचर में आपको ये 100 रुपये 110 रुपये के रूप में रिटर्न आपको देगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यही कहता है कि जो पैसा आज हमारे पास है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज़ कम्पेयर टू जो फ्यूचर में मिलने वाला है। हालाँकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जिसे मैं आने वाले किसी वीडियो में डिटेल में कवर करूँगा। फिलहाल आप इतना जान लो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक क्या मतलब होता है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा C। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिविडेंड इररेलेवेंस हाइपोथेसिस इज इम्प्लाइड इन दी। आपको बताना है कि डिविडेंड की कौन सी थ्योरी है जो इररेलेवेंट थ्योरी है। आपके ऑप्शन है ट्रेडिशनल मॉडल, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल या MM मॉडल। देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी आप MM मॉडल पढ़ें वो हमेशा इररेलेवेंट थ्योरी ही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा D। यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ बता दे रहा हूँ। जैसे जब आप डिविडेंड की थ्योरीज पढ़ोगे तो उसमें भी थ्योरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो है रेलेवेंट थ्योरी, अभी मैं आपको रेलेवेंट का मतलब बताऊंगा, और दूसरा है इररेलेवेंट थ्योरी। रेलेवेंट थ्योरी में तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल मॉडल, सेकंड है वॉल्टर मॉडल, और थर्ड है गॉर्डन मॉडल। ये तीनों मॉडल जो है वो इम्पोर्टेंट है डिविडेंड थ्योरी से रिलेटेड, और जो इररेलेवेंट है वो एक ही है जो है MM मॉडल। तो MM मॉडल जो है वो एक इररेलेवेंट थ्योरी है। इररेलेवेंट थ्योरी का क्या मतलब होता है कि आप डिविडेंड की कोई भी पॉलिसी अपना लो, इससे वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो चेंज नहीं होगा। जब मैं आपको डिविडेंड की थ्योरीज पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं आपको डीप में ये सारे थ्योरीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अगर आपने नोटिस किया हो तो आज हम लोग 300वां वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हम आप सभी को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि आप सभी ने अभी तक हमको सपोर्ट किया है और फ्यूचर में भी आप करते रहोगे, और हम इसी तरीके से बहुत सारे वीडियो आप सभी के लिए लेके आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई सजेशन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे 7317240017 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।